है ना पैथोजेनेसिस है एन्यूरिज्म की। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इंटिमा में प्लैक बन गया, ठीक है, उस प्लैक की वजह से डिफ्यूजन डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वही ब्लड जो है ना वो आपको सप्लाई दे रहा है, ब्लड जो ब्लड वेजल में जो ब्लड आ रहा है ना वही आपको इंटिमा को सप्लाई दे रहा है। अब ये क्या हो गया, प्लैक यहाँ पे आ गया, जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन डिस्टेंस। एज रिजल्ट क्या होगा, मीडिया में क्या शुरू हो जाएगा, स्कीमिया होने शुरू हो जाएगा। जैसे मीडिया में स्कीमिया होने शुरू हो जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा, स्मूथ मसल सेल्स जो होंगे ना उसकी डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो स्मूथ मसल सेल्स डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी, इट मीन्स कि स्मूथ मसल सेल्स वहाँ पर मौजूद नहीं है प्रोलिफरेशन के लिए। जब स्मूथ मसल सेल्स वहाँ पे मौजूद नहीं है प्रोलिफरेशन के लिए तो वहाँ पे ईसीएम नहीं होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं हो रहा है तो ज़ाहिर बात है कॉलेजन वगैरह भी नहीं होगा। जब कॉलेजन वगैरह सब नहीं हो रहा है तो वेजल वॉल की वजह वीक हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। अब यही नहीं है तो जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट वेजल वॉल की वजह शुरू हो जाएगी, डायलेट होनी शुरू होगी। जैसे ही वेजल वॉल डायलेट होगी एज अ रिजल्ट हमें एन्यूरिज्म्स होंगे, ठीक है। या तो एक ये इनकी पैथोजेनेसिस, एक पैथोजेनेसिस ये कि आपको कोई भी सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो गई है, ठीक है, आपकी ब्लड वेजल्स, जैसे बात है वेजल वेजरम जो है ना वो आपको एडवेंटिशिया में आपके पास ब्लड वेजल्स होती हैं जो आपके पास आउटर इंटिमा को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अगर यही वेजल वेजरम की जो ब्लड वेजल्स हैं ये आपके पास कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं तो जाहिर सी बात है जो आउटर मीडिया है उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। जब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो एसएमसी डिग्रेडेशन से ईसीएम कम होगी, ईसीएम कम होगा तो कॉलेजन कम होगा, कॉलेजन कम होगा तो वेजल की वॉल वीक होगी, जो वॉल वीक होगी तो वॉल डायलेट होगी, तो लगभग एन्यूरिज्म्स होंगे, ठीक है। एन्यूरिज्म्स दो तरह के होंगे, ठीक है, या तो सेक्युलर होंगे, ठीक है, या फिर फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म्स होंगे, ठीक है। तो ये एन्यूरिज्म्स की आपकी कंप्लीट समरी है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म्स को। आगे जाने से पहले आपको ये रॉबिन्स की डायग्राम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं अभी बता रही थी ना, आपको डिफ्यूजन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे डिफ्यूजन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इस इंटीमा मीडिया का स्कीमिया होनी शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से स्कीमिया होने की वजह शुरू से यहाँ से स्मूथ मसल्स डीनेचर होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या एक और वहाँ पे पैथोजेनेसिस में यह था कि कोई इन्फ्लेमेशन हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जाहिर सी बात है वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से मैं आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन होती है जो आपके पास फाइब्रस कैप को भी कोलेजन कम करती है, और मीडिया में जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होते हैं उनको भी कोलेजन ये ईसीएम को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपके पास क्या रिलीज कर रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस आपके पास रिलीज कर रहे होते हैं एमएमपी, ठीक है। एमएमपी जो होते हैं ना आपके पास कोलेजन और ये ईसीएम के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अब आप ये पूछना चाहिए आपको कि एथेरोस्क्लेरोसिस में इन्फ्लेमेशन क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक होता है उसमें एक फाइब्रस कैप होता है, एक लिपिड कोर होता है। जो लिपिड कोर होता है उसमें क्या होता है, कुछ फॉर्म सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और फॉर्म सेल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं, लिपिड लेडन, और स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो भी लिपिड लेडन होते हैं, ठीक है। ये क्या स्टिमुलेट कर देते हैं कि यार कोई मैक्रोफेजेस में कोई एक अनयूजुअल सी चीज़ आई है। वो अनयूजुअल सी चीज़ क्या होती है, लिपिड होती है। उसकी वजह से वहाँ पे उस पेर एरिया में लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं, और वो लिम्फोसाइट्स आपके पास क्या करते हैं, इन सारे एरियाज़ को डैमेज करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये वेजर वेजरम वाली थ्योरी है कि आपको हाइपरटेंशन हो गई है तो वेजर वेजरम कंस्ट्रक्शन हो गई, जिसकी वजह से आउटर मीडिया जो आपके पास क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह, ठीक है। जिसकी वजह से आपका वहाँ पे एसएमसीज डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये नॉर्मल ब्लड वेसल का ल्यूमन है, ठीक है। ये देखो ये इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, ये तीनों वेसल इन्वॉल्व है। ट्यू एन्यूरिज्म और ट्यू एन्यूरिज्म में भी ये सेक्युलर है क्योंकि एक साइड पर है, ठीक है। ये दोनों तरफ से है तो ये कौन सा फिजिफॉर्म होगा ट्रू, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपकी वॉल की लेयर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स एन्यूरिज्म। फॉल्स एन्यूरिज्म का मतलब ये होता है कि सूडो एन्यूरिज्म है, यानी कि आप ये देख लें कि आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ से क्या है ट्यूनिका और मीडिया से आपके पास रप्चर हुए हैं, एडवेंटिशिया इंटैक्ट है, ठीक है। क्योंकि और आज ब्लड अंदर आने शुरू हो गया, ब्लड अंदर आने शुरू हो गया तो ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया और वॉल्स को वीक कर दिया है, ठीक है। तो ये एक हेमाटोमा टाइप बन गया। ये बेसिकली क्या है, फॉल्स एन्यूरिज्म है, इसको हम ट्रू एन्यूरिज्म में काउंट नहीं करते। या फिर आपको ये हो सकता है कि सिर्फ अगर मीडिया डैमेज हो गया और आपका ब्लड जो है ना मीडिया और सॉरी आपका सबसे सिर्फ इंटीमा डैमेज हो गई है और आपका ब्लड जो है इंटीमा और मीडिया के बीच में आ गया है, ठीक है। यानी कि इंटीमा में आपका कोई टीयर आ गया है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे ब्लड जो है ना डेसेट मतलब कट करके कहाँ पे आ गया, कुछ मीडिया में आ गया है, तो ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ मीडिया की सप्लाई वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। यहाँ पे ये हेमाटोमा टाइप का ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, तो ये एरियाज भी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सा होता है, दिस इज द डायसेक्शन, दिस इज आल्सो द काइंड ऑफ, मतलब इसको भी आप एन्यूरिज्म कह सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। डायसेक्शन इज समथिंग एल्स कि आपका इंटीमा में टीयर आ गया है और आपके इंटीमा और मीडिया के बीच में ब्लड वेजल्स क्या हो गई हैं, जो ब्लड है एक्यूमुलेट हो गया है। तो अगर आपसे कोई फॉल्स एन्यूरिज्म और डायसेक्शन का डिफरेंस पूछे तो फॉल्स एन्यूरिज्म में आपका जो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंडिमा दोनों जो होते हैं टीयर आ जाते हैं और एक ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक हिमाटोमा टाइप बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डायसेक्शन, तो वो ये होता है कि आपकी इंटीमा की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से इंटीमा और मीडिया के बीच में ब्लड आ गया, ठीक है, डायसेक्ट कर दिया है, यानी कि ब्लड वेजल की वॉल को कट कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद कहते हैं कि एनरिज्म क्यों हो रहे हैं ना, ठीक है, ब्लड वेजल नॉर्मली ब्लड वेजल है, इसमें क्यों एनरिज्म क्यों हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए ना, नॉर्मली ब्लड जा रहा है, क्यों ये ब्लड वेजल की वॉल वीक हो जाती है, ठीक है। इसकी कुछ कॉजेज है, मैंने जैसे पैथोजेनेसिस में हमने पढ़ा कैथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ा कि वही वेजोवेजोरम जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास कॉजेज आती है स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग क्यों होती है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो वेजोवेजोरम भी कंस्ट्रक्ट होगा, मतलब कुछ पैथोजेनेसिस इसी तरह की बन जाती है ना, हाइपोथेसिस कि वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एरिया जो है ना मीडिया वगैरह स्कीमिया होगा और उसमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन जो है ना वो हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस और स्मोकिंग है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अदर कंडीशंस में भी होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास एन्यूरिज्म में ये होता है कि माइकोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है, बेसिकली ये होता है कोई भी आपको ब्लड वेजल का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, और ब्लड वेजल इसकी वजह से डैमेज होगी, ब्लड वेजल वीक हो गई, दिस इज द माइकोटिक एन्यूरिज्म। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टर्शियरी सिफिलिस। टर्शियरी सिफिलिस इज द सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो वेजा वेजोरम होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो स्पायरोकीट होता है ना, इसका जो टर्शरीज का जो बैक्टीरिया होता है स्पायरोकीट, वो क्या करता है वेजा वेजोरम को डैमेज कर देता है। जब वेजा वेजोरम को डैमेज होता है तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, तो ब्लड वेजल मीडिया की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे मीडिया की ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो मीडिया डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज है, स्मोकिंग हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मायोटिक एन्यूरिज्म हो गया, टर्शियरी सिफिलिस, ये सारे क्या करते हैं। अभी दिस इज ऑल अबाउट कॉजेज द एन्यूरिज्म। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है ऑब्लिटरेट एंडार्टराइटिस। ये होता है कि आपकी जो टर्शियरी सिफिलिस होती है ना, इसकी वजह से जो वाजा वेजोरम होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कहते हैं एंडार्टराइटिस, ठीक है। आर्टरीज में की इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिफिलिस की वजह से, ठीक है। तो ये टर्शियरी सिफिलिस में होता है जो बेसिकली आपको रिजल्ट पर क्या कॉज करते हैं, एन्यूरिज्म्स कॉज करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टिक ए में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये जो होता है सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, और कॉमन इलियक आर्टरी, ये इसकी कॉमन साइट्स हैं कि जिन्हें इन्वॉल्व करती है, ठीक है। स्मोकर्स में ये ज़्यादा होगा, एन्यूरिज्म समझ आ गया आपको, स्मोकर में ये होगा, जिनको हाइपरटेंशन होगी उनमें ये ज़्यादा होगा, और जो 50 एज से ज़्यादा होंगे उनमें ये एन्यूरिज्म्स होंगे, ठीक। और ज़्यादातर मैन में ज़्यादा होते हैं एन्यूरिज्म्स, ठीक है, क्योंकि फीमेल में मैंने आपको बताया था जब हम एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़े थे, हमने कहा था कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस जो होती है ना, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में हमने कहा था कि मैन में एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन होता है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस के एंटी है, मतलब वो इसको इनहिबिट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस होने से, इसलिए जो मैन में ज़्यादा होते हैं 50 से ज़्यादा होगा, और स्मोकर्स में जो है ना एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म्स के चांसेस होना बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये सेकुलर भी हो सकते हैं, ये फ्यूजिफॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। 15 सेंटीमीटर तक इनका जो होते हैं ना डायमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ होती है, कुछ स्पेसिफिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सैक लाइक के का स्ट्रक्चर होता है, जैसे पता अगर सैक ही होगा ना, देखो ये आपकी वेजल आ रही है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में आपको थ्रोम्बस भी हो सकता है, वो थ्रोम्बस डिसलॉज होकर एम्बोलाई बन सकते हैं, और इसके काफ़ी सारे इवेंट्स इसमें और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और इस पर आपने ये चीज़ रखी है कि ये वही बात है कि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है और जेनेसिस कम हो रही है, पैथोजेनेसिस वही जो सिंपल एन्यूरिज्म की पैथोजेनेसिस है, ठीक है। वैसे भी ये पता होना चाहिए कि ये एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व करता है और कॉमन इलियक आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, जो यहाँ पे एन्यूरिज्म होगा वो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, मॉर्फोलॉजी में आपको इसकी डीप जाने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको ये होती है, ठीक है। आपको G4 रिलेटेड डिजीज यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जो होती है ना, ये इम्यून रिस्पांस की वजह से वो वेजल डैमेज हो सकती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, या फिर माइकोटिक कोई भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन वगैरह हो गया है उसकी वजह से आपकी एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की, ठीक है, और थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म को डिस्कस करके उसके बाद हम एओर्टिक डायसेक्शन करेंगे, ठीक है।